बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 9। और पिछले 4 डिफरेंट लेक्चर्स में इसकी जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.4 तक, उनको हम मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने करना है इस चैप्टर का रिव्यू, यानी कि सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 9। जो भी कॉन्सेप्ट थे या जो फार्मूलाज थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिफरेंट एक्सरसाइज में कवर कर चुके हैं। अब उन्हीं फार्मूलाज को या उन्हीं जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ही हमने यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं लेना। तो आइए हम इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें MCQs हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पर डायरेक्टली भी जाना चाहें तो उन टाइम कोड्स को यूज़ करते हुए डायरेक्टली जा सकते हैं। तो पहला MCQ हम देखते हैं। इसमें बात कर रही है टू पॉलीगॉन्स और सिमिलर। ये उसने खुद बता दिया हमें, यानी कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 2 पॉलीगॉन्स सिमिलर है। 2 पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होती हैं, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है जी कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए। ये हमने पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 में काफ़ी इन डिटेल कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, उन्हें आप क्या है कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं या इक्वल भी कह सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ही चले मैं लिख लेता हूँ, या इक्वल भी आप इनकी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, यानी उनकी आपस में रेशो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपस में इक्वल हों। अगर इक्वल होंगी तो फिर वो उनको हम स्पेशल नाम देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कि एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हों, साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर हम उनको स्पेशल नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंट का। लेकिन यहाँ पे सिमिलर की बात हो रही है तो सिमिलर में ज़रूरी नहीं होता कि साइड्स इक्वल हों, वो प्रोपोर्शनल होती है। अब इन ऑप्शंस पे गौर करें तो देखें इन दोनों में से कौन सी कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन है दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये पहली कंडीशन के मुताबिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे अगर आप गौर करें तो पहला दूसरी है जी दियर एरियाज आर इक्वल। तो जो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होती हैं उनके एरियाज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होते। फिर दियर वॉल्यूम्स आर इक्वल, तो वॉल्यूम भी ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल हो, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होती हैं उसमें इक्वल होती हैं। ठीक है, वो एक केस है। तो लिहाजा जो बेस्ट ऑप्शन है ना हमारे पास, वो ये ऑप्शन है कि सिमिलर फिगर्स में एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसके बाद सेकंड MCQ, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब 2 सिमिलर पॉलीगॉन्स हैं, उनके एरियाज की रेशो को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट किया हमारे पास एक पॉलीगॉन है, उसका एरिया A1 है और दूसरी पॉलीगॉन है उसका एरिया A2 है। इनकी रेशो की बात करें, रेशो का मतलब होता है, चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं A1 रेशो A2, या इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं A1 ओवर A2, एक ही बात है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 9.2 में और क्वेश्चन भी किए थे कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है, मतलब A1 की अगर साइड लेंथ है L1 और A2 की, यानी कि जो A2 जिसका एरिया जिस फिगर का, उसकी साइड है L2, तो इनकी रेशो लेनी है और उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ये कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब हमारे पास 2 सिमिलर फिगर्स हैं, उनकी जो एरियाज़ की रेशो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ लिखा है इक्वल टू द रेशो ऑफ दियर पेरीमीटर्स, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये ठीक है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो के स्क्वायर के। बाकी देखें यहाँ क्यूब लिखा है, तो ये हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम की रेशो इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्यूब के। फिर कहता है इक्वल टू द सम ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त था। इसके बाद थर्ड MCQ, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब। फर्ज किया ये हमारे पास एक सॉलिड है, उसका हम कह लेते हैं जी कि सॉलिड का मतलब है 3D शेप, कि इसका वॉल्यूम की बात करें तो V1 में लिख लेता हूँ कि ये कितना है कि 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, और एक हमारे पास सॉलिड है उसका वॉल्यूम वो क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या बात कर रहा था, रेशो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स की रेशो क्या होगी। फर्ज किया जिस फिगर का वॉल्यूम V1 है उसकी हाइट है H1, और जिस फिगर का हमारे पास वॉल्यूम V2 है उसकी हाइट है H2। तो हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम्स की रेशो होती है सॉलिड्स के केस में, वो कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशंस है, चाहे साइड लेंथ है, चाहे विड्थ है, चाहे हाइट्स हैं, उनकी रेशो के क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, तो इनको हमने लिया क्यूब। अब V1 की जगह अगर हम लिखें 125 और V2 की जगह 27, तो इधर तो वही रहेगा H1 ओवर H2 का क्यूब। ठीक है,
क्योंकि ये एक्चुअल हाइट्स नहीं हमें गिवन, और वैसे भी हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। अब दोनों तरफ इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब को हटाना है तो उसका जो इन्वर्स ऑपरेशन है वो क्यूब रूट है। ये कैंसिल हो गया। 125 को हम लिख सकते हैं 5⁻³ या आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली इसका क्यूब रूट ले सकते हैं, और 27 को लिख सकते हैं 3⁻3। अब सब के ऊपर क्यूब रूट है। इधर अब आ जाएगा H1/H2। तो देखें क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइट्स की रेशो है ना वो क्या है जी कि 5:3, या अगर रेशो फॉर्म में लिखें तो 5:3 आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये रेशो हमने लिया है बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम की तरफ, ठीक है, बड़ी यानी जो सॉलिड है उससे छोटे सॉलिड की तरफ। और वैसे उसने मेंशन नहीं किया कि आपने किस तरफ से किस तरफ को रेशो लेनी है, लेकिन चूंकि उसने इस तरतीब से हमें दिया आंसर कि मतलब जो वैल्यूज़ है वो इस तरतीब से दी हैं कि पहले जो बड़ा सॉलिड है उसकी रेशो दी, मतलब वॉल्यूम दिया है, और फिर छोटे सॉलिड का, तो हमने उसी हिसाब से ये हाइट्स की रेशो लिख ली है, ठीक है, उसी हिसाब से हमने फाइंड की है। वरना यूँ भी हो सकता है अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, तो फिर स्मॉलर वाली वॉल्यूम को आपने ऊपर रखना था और जो लार्जर है उसको नीचे रखना था। उससे क्या होना था, उससे ये रेशो मतलब कि चेंज हो जानी थी, 3 पहले आ जाना था सिंप्लीफाई करके और 5 बाद में। फिर उस लिहाज से फिर ये ऑप्शन भी दुरुस्त मानी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे हम तरतीब को फॉलो करते हुए इस ऑप्शन को दुरुस्त मानेंगे। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा MCQ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल होता है जो बाहर की तरफ बनता है। तो हमने बात की थी कि रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन कोई भी हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जब हम टोटल करते हैं तो हमेशा 360 आता है। अब अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो हम जितनी उसकी साइड्स होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी 360 है उसको एंड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। यहाँ पे वो बात कर रहा है पेंटागन की। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5। ये आपने बात याद रखनी है कि पेंटागन के केस में N5 होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं N5। जब N5 लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करें 7 और 2, तो ये आपके पास आ जाता है 72 डिग्री। यानी रेगुलर पेंटागन के केस में जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना एक, वो 72 डिग्री होगा। इसके बाद 5वां MCQ। अ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्ज किया कि हम इसको A1 कह लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम का एरिया ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और पैरेललोग्राम है जो इसके सिमिलर है, तो चलिए उसके एरिया को हम कह लेते हैं A2। वो कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर। अब ये हमने ऊपर कौन सा एरिया लिखा है, स्मॉलर पैरेललोग्राम का, ठीक है, एरियाज़ को देख के भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी की साइड की वो बात कर रहा है कि कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड को मैं कह लेता हूँ कि L1 8 सेंटीमीटर है। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ लार्जर पैरेललोग्राम। तो जो बड़ी पैरेललोग्राम है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ठीक है, जो इस साइड के कॉरस्पॉन्ड होगी, यानी L2 आपने फाइंड करना। तो सिंपली क्या करेंगे हम इनकी रेशो, यानी कि जो एरियाज है उसकी रेशो लिखते हैं A1/A2, फार्मूला लगाएंगे, वो इक्वल होगी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लाइन की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ये फार्मूला हमने 9.2 में काफ़ी यूज़ किया। अब L2 फाइंड करना है तो बेहतर है इसको ऊपर ही ले आए, तो आप रेसिप्रोकल लेके भी इसको लिख सकते हैं A2/A1, इधर उल्टाया तो इधर भी आप उल्टा के लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। अब आप वैल्यूज़ पुट करें। A2 हमारे पास 144 है और A1 कितना है 64। इसी तरह L2 हमारे पास फाइंड करना है हमने, और L1 कितना है 8 और ऊपर स्क्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले सकते हैं ताकि ये स्क्वायर खत्म हो, क्योंकि इसको फाइंड करना है स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेता हूँ इस तरह, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। 144 देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर 144 और 64 का स्क्वायर रूट 8, और इधर आ जाएगा L2/8। अब डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो 8 से हम कैंसिल कर सकते हैं, या यूँ कह लें ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो L2 हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपकी बुक पे शायद आंसर गलत है, यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 12 सेंटीमीटर आ रहा है। आपकी बुक पे शायद 18 सेंटीमीटर उसने लिखा है सी ऑप्शन को, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं MCQ नंबर 6। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड। कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ये बताना है आपने। पॉलीगॉन की उसने साइड बता दी है 9, यानी कि ये नॉन आगॉन है, ठीक है।
नॉन आर्गन इसका स्पेशल नाम हम इसको देते हैं। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, पेपर में वो इस तरह भी लिख सकता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ नॉन आर्गन। तो फिर आपको पता होगा नॉन आर्गन की कितनी साइड्स हैं, तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब डायगोनल्स का फार्मूला हमने पढ़ा था और एक्सरसाइज 9.1 में मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला था जी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए n×n-3/2। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ 9 और इधर भी 9-3 और नीचे 2। अब 9 में 3 माइनस करें तो कितना रह जाता है 6। 6 जब 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 54। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी कि 27 जो है वो डायगोनल्स होंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। इसके बाद 7th MCQ, 2 स्फीयर्स आर सिमिलर। अब स्फीयर्स क्या होता है, बॉल जैसे होता है, गेंद, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्फीयर, वो कहता है सिमिलर। एंड दियर रेडियाई आर इन द रेशो 4:5। ये फर्ज किया एक स्फीयर यानी एक बॉल का जो रेडियस है वो R1 है और एक का R2 है। ठीक है, हम फर्ज करते हैं तो इनके दरमियान जो रेशो है ना वो उसने खुद बता दी है, यानी 4:5। इसको अगर बटे में लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं R1/R2 = 4/5। ये रेशो गिवन है रेडियाई की। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज़ 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो बड़ा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया अगर ये हो। अब बड़ा स्फीयर कौन सा होगा, जिसकी रेडियस की रेशो जो है वो बड़ी है। ठीक है, जैसे रेशो में अगर आप देखें तो बड़ी जो वैल्यू है ना वो रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े स्फीयर को। तो लिहाजा इसको हमने R2 का है, तो लार्जर स्फीयर के एरिया को हम कह लेते हैं सरफेस एरिया को A2। इसी की मुनासबत से A2 कह लेते हैं 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, तो छोटे स्फीयर को हम फिर A1 कहेंगे कि उसका एरिया क्या होगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि A1/A2 एरियाज़ की रेशो इक्वल होती है जो कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस होती हैं। इस केस में क्या है रेडियाई, उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब A1 हमने फाइंड करना है, A2 की जगह हम लिख सकते हैं कितना 500 पाई, और जो रेशो है ये हमें रेशो दी है। ठीक है, ये एक तल्लुक होता है इनका, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअल एरिया है, ये सिर्फ एक तल्लुक है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं इसको 4/5 और ऊपर है स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इधर आ गया A1/500 पाई। तो 500 पाई को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि A1 हमने फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको अकेला करते हैं। तो 500 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें जब 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 पाई। 20 पाई को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 320 पाई। आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका आ जाएगा एरिया। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद देख लेते हैं MCQ नंबर 8। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30। कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो बाहर वाला जाविया है, ठीक है, बैरूनी जाविया एक्सटीरियर एंगल वो 30 डिग्री है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज पॉलीगॉन हैव, तो पॉलीगॉन के डायगोनल्स कितने होंगे। तो ये अभी हमने पीछे एक न्यूमेरिकल किया, उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे n×n-3/2। अब n से मुराद है उसे पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन यहाँ उसने हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं बताई बल्कि क्या दिया है, एंगल दिया। तो पहले हमने इस एंगल को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। वो नंबर ऑफ साइड्स फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेंगे। अब ये एक बात कर रहा है एक्सटीरियर एंगल की, तो मैंने पीछे इसी तरह का एक MCQ किया है, उसमें हमने बात की थी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। एक एक्सटीरियर एंगल उसने बता दिया, आप 360 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं और पता चला सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ साइड, क्योंकि जो एक्चुअल फार्मूला है ना वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल थीटा = 360/n। ठीक है, हमने n फाइंड करना है, तो n को इधर ले जाए, थीटा को इधर ले आए। तो 360 को आप यानी कि थीटा का मतलब है 30 डिग्री, 30 से आप डिवाइड करें तो देखें ये से कैंसिल, तो ये कितनी आ गई 12। यानी नंबर ऑफ साइड हमारे पास 12 आ गई। अब इस फार्मूला में आप पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 12 लिख के। आप 12 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 और नीचे 2 है, इसको इससे सिंप्लीफाई करें 6 × 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। यानी कि 54 नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास होंगे। इसके बाद 9th MCQ, इसमें बात करें ना रेगुलर हेक्सागॉन। तो हेक्सागॉन क्या होती है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 6, यानी n = 6 है। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज, के जो
डायगोनल होता है हेक्सागन का, उसकी रेशो आपने लेनी है उसकी साइड के साथ, तो वो रेशो क्या आती है। देखें ये मैं एक स्केच आपको बना के बताता हूँ कि ये क्या है हेक्सागन, कितनी नंबर ऑफ साइड है, 6 है। अब इसमें डायगोनल्स डिफरेंट तरह के होते हैं कि जैसे मैं इस कोने को इससे मिलाता हूँ तो ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है रेगुलर हेक्सागन के केस में, क्योंकि ये साइड सारी देखें, अगर फर्ज किया ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये दो साइड जैसे ट्रायंगल पे अगर आप गौर करें तो इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें जो डायगोनल की लेंथ होती है ना, वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये जो साइड लेंथ होती है इसके मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ये। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी रेशो क्या बनेगी, रेशो का मतलब है इनको डिवाइड करें इसकी साइड से, ठीक है। तो आपके पास रेशो आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/1 या स्क्वायर रूट ऑफ 3:1। इस हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शन दुरुस्त बनती है ए, अगर हम इस डायगोनल को देखें। लेकिन एक डायगोनल ये भी बन रहा है, इसको बड़ा डायगोनल हम कहेंगे, ठीक है। ये छोटा डायगोनल है, ये बड़ा डायगोनल है, इसको चले मैं अरेज कर देता हूँ, ये देखें ये भी डायगोनल है। तो अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो इसकी यानी कि ये लेंथ होती है 2a, जो साइड लेंथ ये होती है ना, ये सब राधा साइड लेंथ 2a। तो इनकी रेशो अगर हम बनाएं तो 2a/a, ए से कैंसिल, तो 2/1 यानी कि 2:1। तो इस हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शन दुरुस्त आती है, ठीक है। तो यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा डायगोनल, अगर वो बता देता कि बिगर डायगोनल, ठीक है, जो लार्जेस्ट डायगोनल होता है किसी भी हेक्सागन में उसकी बात करता, तो फिर तो हम इसी ऑप्शन बी को चूज़ करते। अगर वो स्मॉलर डायगोनल की बात करेगा तो फिर ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त मानी जा सकती हैं, अगर हम टेक्निकली देखें तो दोनों ऑप्शन दुरुस्त मानी जा सकती हैं। आपकी बुक में उसने ये आंसर दिया, इसलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि उसने बड़े डायगोनल की बात की है, तो उस हिसाब से फिर आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लें वक्ती तौर पे। लेकिन पेपर में अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा ना, वो दोनों ऑप्शन दुरुस्त मानी जाएंगी। जिस बच्चे ने दोनों में से जिस ऑप्शन पे भी टिक किया होगा उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट एमसीक्यू। इसमें कहता है रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री, कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री है। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो क्या था कि थीटा क्या है इंटीरियर एंगल, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर एन क्या है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा जी इंटीरियर एंगल 165 है, तो वो हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 165। हमने यहाँ फाइंड नहीं करना बल्कि उसने दिया हुआ है, फिर मैंने फार्मूला लिखा है। अब कहता है हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, तो आपने उसकी नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। यानी ये दो तरह से आपको पास सवाल आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि नंबर ऑफ साइड्स यानी एन की वैल्यू बताए पूछे आपसे कि इंटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, या यूँ हो सकता है कि इंटीरियर एंगल बता दे पूछे कि नंबर ऑफ साइड्स आप बताएं कितनी होंगी उस रेगुलर पॉलीगॉन की, जैसा इस MCQ में वो पूछा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि अब इसमें थीटा की जगह वैल्यू जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 165। अब एन वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने देते हैं और ये जो डिग्री वाला एंगल है इसको एक साइड पे ले आते हैं। ये इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 11/12 आएगा, चाहे कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आप कर लें। तो हमारे पास आ गया 11/12 इज इक्वल टू n-2/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें n को 11 के साथ और इसको इसके साथ, तो 11n इज इक्वल टू 12 इंटू n-2। 12 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा 11n इज इक्वल टू 12n-12, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 24। अब n वाली एक साइड पे कर ले, जैसे 11n इसमें आके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और 24 उधर जाके प्लस होगा, यानी हमारे पास ये आएगा कि 24 इज इक्वल टू 12n-11n। तो जब 12 में 11 माइनस करेंगे तो 1n, यानी n इज इक्वल टू 24। n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो ये ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। ये MCQs कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब उसने ये नहीं बताया कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है, सिर्फ उसने इतना बताया है कि एक पॉलीगॉन है और उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो अंदर उसके जाविये बन रहे हैं, उनका जब हम सम करते हैं, सम का मतलब टोटल करते हैं, उनको जमा करते हैं, तो क्या आंसर आता है 1080 डिग्री, यानी 1080 डिग्री। अब आपने क्या बताना है हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, कि उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी, ठीक है, ये हमने उसको बताना। अब चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो या चाहे इरेगुलर पॉलीगॉन हो, उनके जो टोटल एंगल्स है यानी इंटीरियर एंगल्स का सम का जो फार्मूला है ना, वो एक ही है।
ठीक है, दोनों के लिए सेम है। वो फार्मूला क्या है वो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज जो 9.4 है उसके अंदर, कि जो तमाम एंगल्स का जब हम टोटल करें किसी भी पॉलीगॉन के केस में तो वो इक्वल होगा n-2। एन से मुराद नंबर ऑफ साइड जितनी होगी उसमें से 2 माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना 180 से। ठीक है, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड यानी ये क्वेश्चन मार्क है, एन हमने फाइंड करना है, जबकि जो एस है यानी कि टोटल सम है एंगल्स का वो हमें गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एस की जगह 1080 लिख देना है इसी इक्वेशन में। तो हम लिखते हैं पुट एस इज इक्वल टू 1080 इंटू द अबव इक्वेशन। तो 1080 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ पे n को आइसोलेट करना है तो बेहतर है कि ये जो एंगल है ना इसको मल्टीप्लाई कर इधर ला के डिवाइड कर दें, तो n-2 रह जाएगा और 180 जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देगा। मैंने क्या किया, यानी कि ये स्टेप इस तरह होना था 1080 ओवर 180, यानी इधर आके डिवाइड किया, इधर आ गया n-2। इनको साथ ही स्वैप कर दिया कि इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इसको राइट साइड पे। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हो सकता है ये 0 0 से कैंसिल, तो ये 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 108। चलें पहले 2 से करते हैं, 9 से किया तो ये 54, फिर इसी तरह 6, तो ये 6 आ जाएगा आपके पास। n-2 इज इक्वल टू 6। आप चाहे तो कैलकुलेटर डायरेक्टली यूज़ कर लें। अब n फाइंड करना है तो 2 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो n इज इक्वल टू 6 + 2 8, यानी हमें पता चल गया जो नंबर ऑफ साइड्स है उस पॉलीगॉन की वो कितनी है, 8 है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। कि 2 बॉटल्स हैं हमारे पास जो सिमिलर है आपस में और उनकी हाइट्स की रेशो कुछ इस तरह से है कि एक जो बॉटल है उसकी हाइट ट्वाइस का मतलब डबल, कि 2 टाइम्स या 2 गुना है दूसरे की हाइट से। फर्ज किया हमारे पास एक जो बड़ी बॉटल है उसकी हाइट हम कहते हैं जी कि h1 कितनी है, कि 2 सेंटीमीटर कह लें या जो भी आपने नाम देना है इसको। तो दूसरा जो आपके पास छोटी बॉटल है उसकी हाइट कितनी है, 1, कि एक की हाइट दूसरे से डबल है, ट्वाइस है। तो इनकी रेशो को अगर हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि h1 रेशो h2 इज इक्वल टू 2:1, कि ये रेशो इनकी बनती है कि एक ट्वाइस है दूसरे से। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, कि उनके सरफेस एरियाज की रेशो यानी A1 रेशो A2। अगर एक का एरिया A1 है तो दूसरे का A2 होगा, तो इनकी रेशो फाइंड करनी है। एंड दियर कैपेसिटीज़। अब ये जो कैपेसिटीज़ वर्ड है ना ये आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये इधर ही इस्तेमाल हो रहा है, फिर से आपने परेशान नहीं होना। कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि जो बॉटल होती है वो 3D शेप होती है, तो यहाँ कैपेसिटी से मुराद है वॉल्यूम, कि आपने वॉल्यूम्स की रेशो भी उनकी फाइंड करनी है। तो हम कह सकते हैं हमने जो फाइंड करना है वो क्या है कि A1 रेशो A2 और V1 रेशो V2, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले अगर हम एरियाज़ की बात करें कि A1 रेशो A2 लें तो वो इक्वल किसके होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ या हाइट्स है जो भी डायमेंशन है उनकी रेशो के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि अगर हम फार्मूला इसका लिखें A1 रेशो की बजाय आप बटे में भी लिख सकते हैं A1 ओवर A2, तो किसके इक्वल होगा, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स है उनकी रेशो के स्क्वायर के। तो यहाँ H1 ओवर H2 हमें पहले ही पता है 2:1 है, तो हम लिख सकते हैं कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आप लेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4/1। ठीक है, अगर आप इसको रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो A1 रेशो ओवर A2, क्योंकि आपकी बुक में रेशो में आंसर है, तो A1 रेशो A2 किसके इक्वल आएगी, 4:1, तो ये इनके एरियाज़ की रेशो बनेगी। इसी तरह वॉल्यूम के लिए हमें फार्मूला याद रहना चाहिए कि V1 ओवर V2 किसके इक्वल होगा, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स है उसकी रेशो के क्यूब के। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आपने इस्तेमाल करना वॉल्यूम के केस में। तो हम लिखेंगे जी कि अब वही रेशो लिखेंगे H1 ओवर H2 जो लिखिए 2:1, कि V1 ओवर V2 इज इक्वल 2/1 क्यूब। अब 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/1। और इसको भी आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं कि V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 8:1। तो ये क्वेश्चन 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। कि हमारे पास एक मॉडल कार है जिसे आप टॉय कार भी कह सकते हैं, छोटी कार है, उसकी जो डायमेंशन है 1/10 है। ठीक है, 1/10 का मतलब ये है कि अगर मॉडल कार की जो डायमेंशन है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर कह लें या 1 मीटर कह लें, तो जो आपके पास ओरिजिनल कार है ना उसकी डायमेंशन 10 है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जितनी भी होगी।
यानी कि उसका जो है ना समझ लें 10th पार्ट है जो मॉडल कार की हर डायमेंशन में मुराद उसकी लेंथ विड्थ हाइट जो भी है वो सारा कुछ शामिल है। तो फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग, तो नीचे वालों की आपने रेशो फाइंड करनी है। तो ये जो आपको बेसिकली गिवन है ये रेशो गिवन है उनकी जो डायमेंशन है उसके दरमियान। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक को चलें D1 कह लेते हैं, मैं चलो नीचे लिखता हूँ कि आपको गिवन क्या है कि जो डायमेंशन की रेशो है वो गिवन है कि D1 रेशो D2, और इसको आप रेशो की फॉर्म में अगर लिखें तो 1:10 लिख सकते हैं, या अगर बटे में ही लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि D1 डी से मुराद डायमेंशन ओवर D2 आपके पास 1/10 है। तो ये डायमेंशन गिवन है टॉय कार की ओरिजिनल कार से। अब फर्स्ट बार में कहता है एरियाज ऑफ दियर विंड स्क्रीन, जो उनकी विंड स्क्रीन है। विंड स्क्रीन क्या होती है, जो सामने एक शीशा लगा होता है ड्राइवर के बिल्कुल सामने हवा से बचाने के लिए, उसे कहते हैं विंड स्क्रीन। तो विंड स्क्रीन के एरियाज़ की, तो जहाँ भी एरियाज़ की बात आएगी तो आपके माइंड में यही फार्मूला आना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर है। तो A1/A2 यानी कि एरियाज़ की रेशो इक्वल होती है जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है या जो भी हाइट्स हैं या डायमेंशंस हैं उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो आपको ये जो रेशो गिवन है ना इसका स्क्वायर आपने इन एरियाज़ की रेशो के इक्वल रख लेना, बस ये काम है आपका। तो हम लिखते हैं जी कि A1/A2 इज़ इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो अब 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो 1/100। इसको अगर आप रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो A1/A2, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को बाद में, इसी तरह इधर भी ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में, तो 1:100 आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह बी पार्ट में कहता है द कैपेसिटीज ऑफ दियर बूट्स, कि उनके बूट्स की कैपेसिटी मैंने बताया अभी पीछे भी, कैपेसिटी का मतलब था वॉल्यूम, कि जो स्पेस है उसके गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम है। और वॉल्यूम्स की रेशो का फार्मूला क्या है कि अगर यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, कि वॉल्यूम्स की रेशो अगर हम लिखें तो वो किसके इक्वल होती है, L1 और L2 का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब। तो यही जो रेशो आपको गिवन है ना इसके क्यूब के इक्वल आपने रख लेना इनके कैपेसिटीज़ को, यानी V1/V2 इज इक्वल टू 1/10 क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 को जितनी दफ़ा भी आपस में मल्टीप्लाई करें 1 आता है। 10 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। अब इसको रेशो फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1:1000, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया इसका भी। इसके बाद थर्ड पार्ट जो सी पार्ट है, द विड्थ ऑफ द कार्स। विड्थ बेसिकली क्या है, वो भी डायमेंशन ही है, ठीक है। तो डायमेंशन विड्थ लेंथ हाइट ये सारी डायमेंशन है। तो यहाँ पे आपने अब ऊपर पावर वगैरह नहीं लेनी क्योंकि ये हमने काम किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ होती है उनकी रेशो इक्वल होती है। मतलब लेंथ की जो रेशो होगी आपस में वही उनकी विड्थ की रेशो होगी। विड्थ को अगर मैं W से ज़ाहिर करूँ, ठीक है, इसमें कोई पावर वगैरह नहीं हमने लेनी। पावर कब लेनी, जब एरिया की बात होगी तो स्क्वायर, और जब कैपेसिटी या वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब। तो यहाँ सिंपली आप विड्थ की रेशो को इसके इक्वल रख लेंगे, यानी कि W1/W2 भी वही आएगी। इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं कि W1/W2 इज इक्वल टू 1:10। अब चौथा जो पार्ट है ना, द नंबर ऑफ व्हील्स, के जो टायर्स हैं गाड़ियों के उनकी रेशो क्या होगी। तो देखें इसका इस रेशो डायमेंशन की रेशो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये ना हो कि आप इनको इसको भी इसके कंपेयर कर रहे हो। ये डायमेंशन है यानी लेंथ विड्थ हाइट है। नंबर ऑफ व्हील्स जो है ना वो डायमेंशन में नहीं आता, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब आपसे कहता है जी कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो सीट्स डायमेंशन में नहीं आ रही। सिर्फ हमें ये पता है कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। और अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ व्हील्स भी उसी हिसाब से सिमिलर होंगे यानी इक्वल होंगे। अगर एक कार में 4 हैं तो दूसरे में भी 4 होंगे। अगर एक कार में व्हील, बाज़ दफ़ा आपको पता है कि बड़े ट्रॉलर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा व्हील्स भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो अगर 6 है तो दूसरे में भी 6 होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनकी व्हील्स की जो रेशो आप इस तरह लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ व्हील्स, सिंपली आप लिख दें रेशो ऑफ व्हील्स, चाहे तो आप 1:1 कर दें या पहले अगर 4 का अज्यूम करके लिखना है तो 4:4 लिखें। अब इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 1:1 आप इसको लिखेंगे कि रेशो ऑफ व्हील्स हमारे पास 1:1 है। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 3 सिमिलर जग्स। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है सिमिलर, कि जग्स जो हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर फिगर्स में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, तो उसी मुनासबत से उसने ये बात मेंशन कर दी है। हैव हाइट्स, उनकी हाइट्स क्या है, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, कि एक जग जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक 12 है और एक 16 है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग,
अगर जो सबसे छोटा जग है उसकी बात कर रहा है, होल्ड्स 1/2 लीटर, यानी कि उसमें जो उसकी कैपेसिटी है या जो वॉल्यूम वो होल्ड कर सकता है वो 1/2 लीटर है, जिसको आप आधा लीटर या हाफ लीटर भी कह सकते हैं। फाइंड द कैपेसिटीज़, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम्स, कि आपने वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं किसके, बाकी जो दो जग हैं ऑफ अदर टू, बाकी जो दो जग हैं। और फ़र्ज़ किया हम इसी तरतीब से इनकी हाइट्स को अगर लिखें तो छोटा जो जग है उसको मैं कह लेता हूँ उसकी हाइट H1 है, जो मिडल वाला उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है H2, और जो सबसे बड़ा है उसको मैं कह लेता हूँ H3 16 सेंटीमीटर। और हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम, एक जग का वॉल्यूम गिवन है V1 का, जो क्या 1/2 लीटर। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि ये वॉल्यूम लीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो देखें जो आपके पास होती है ना रेशो, उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जब फ़र्ज़ की आप हाइट को हाइट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेशो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, तो ये यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसमें आपने परेशान नहीं होना, आप बगैर यूनिट कन्वर्जन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मिडल वाले का हम कह लेते हैं V2, ये फाइंड करना है, और जो सबसे बड़ा है उसको V3 ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम्स और हाइट्स, या जिसे आप लेंथ भी कह सकते हैं, उन्हीं का जो फार्मूला उसको यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ कि आप V2 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जो आप चीज़ पता है ना, जिसका वॉल्यूम पता है, उसका रिलेशन बनाएंगे आप V2 के साथ, ठीक है। इन दोनों का नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों नामालूम है। तो जब अगर फ़र्ज़ कि आप V2/V3 लिखते भी हैं तो दोनों नामालूम है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने रिलेशन बनाना है जिस चीज़ का पता है वॉल्यूम का। फ़र्ज़ कि आप V2 फाइंड करना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं V1/V2 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं उनके क्यूब के, ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम में जो मतलब यही रिलेशन बनता है वॉल्यूम का और कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ का, रेशो का। अब यहाँ पे V1 और V2, हमने V2 फाइंड करना, बेहतर आप इसको रेसिप्रोकल लेके इस तरह लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर आ जाएगा, फिर हमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता, ज़रा काम आसान हो जाता है। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हम V2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह फिर V3 का रिलेशन, ये जिसके साथ जिसका हमें पता है उसके साथ बनाएंगे, मसलन V3/V1 लिख लेंगे, और इसकी जो हाइट है H3 और V1 की हाइट H1, इनके क्यूब के इक्वल आके इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यानी दो हम इक्वेशंस बनाएंगे, उनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे V2 और V3 के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कि कंसीडर V1, V2 एंड V3 आर द वॉल्यूम्स ऑफ, या कैपेसिटीज़ भी आप कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट, मीडियम एंड लार्जेस्ट जग्स। आगे बेहतर है कि लिख दें रिस्पेक्टिवली, यानी इसी तरतीब से, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम्स है। अब जैसा मैंने बताया कि आप V2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो V2/V1 लिखें और उसकी रेशो रखेंगे H2/H1। लेकिन मतलब मैं लिखता हूँ V2/V1 इज़ इक्वल टू H2/H1 का क्यूब। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ, H2 की जगह आएगा 12, H1 की जगह 8। तो हम लिख सकते हैं V2/V1 इज़ इक्वल टू 12/8 का क्यूब। अब V1 की वैल्यू आप लिखेंगे 1/2, जो कि फ्रैक्शन में, या आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। बार मैं इसी तरह लिख देता हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर अगर होता है तो, क्योंकि दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, 3/2 कर लें और इसकी जगह लिखें 1/2। अब इनका 3 का क्यूब लें तो 27, 2 का क्यूब लें तो आ जाएगा 8। तो इसको आप ओपन कर लें। अब 1/2 डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें तो चाहिए V2, तो 1/2 डिवाइड कर रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा V2 इज़ इक्वल टू 27/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब कैंसिल कोई नहीं हो रहा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से, तो 27/16। इसको आप, चूँकि आपकी बुक में उसने आंसर दिया डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये आएगा। लेकिन ये भी उसने राउंड ऑफ करके लिखा है, तो देखें 1 डिजिट तक उसने राउंड ऑफ किया, तो 8 क्या है, मतलब 5 से बड़ा, तो इससे पहले नेक जमा करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं V2 1.7 लीटर, और ये लीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम का यूनिट है यहाँ यूज़ हुआ है वो लीटर। ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है V3, तो हम लिख सकते हैं V3/V1 इज़ इक्वल टू H3/H1। अब H और इसका क्यूब, H3 क्या है, H3 ये सबसे बड़ी जो हमारे पास हाइट है, और H1 वही पहली 8। इसी तरह V1 की जगह उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 16/8। V1 की जगह 1/2 लिखेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 ही आ जाएगा। अब 2 का जब आप क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, और 1/2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें साथ ही,
ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लीटर। ठीक है, तो इस तरह हमने V3 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया है क्वेश्चन नंबर 5। अगर तो आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन इंशाल्लाह खुद भी कर लें। ठीक है, उसके साथ मैं भी करता हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कहता है 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, सिर्फ जग की जगह क्या आ गया, ग्लास अब आ गया, और यहाँ से मेंशन कर दीजिए सिमिलर है। हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। ये उनकी हाइट्स हैं, इस तरतीब से गिवन है। एक छोटा है, एक दरमियाना और एक सबसे बड़ा है। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिली लीटर, यानी जो सबसे बड़ा ग्लास है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सबसे छोटे जग का उसने वॉल्यूम दिया था, यहाँ सबसे बड़े ग्लास का उसने वॉल्यूम दिया, बस इतना सा फर्क। ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम। फाइंड द कैपेसिटीज, यानी कि वॉल्यूम्स ही आपने फाइंड करने हैं। बाकी जो 2 ग्लास हैं, यानी सबसे छोटे ग्लास का और दरमियाने ग्लास का, तो यहाँ भी वही सिचुएशन आप लिखेंगे कि इनकी हाइट्स को फर्ज किया, एक को हम कह लेते हैं H1, क्या है 7.5 सेंटीमीटर, एक हम कह लेते हैं H2, वो 9 सेंटीमीटर है, और बड़े को कह लेते हैं H3, 10.5 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमें वॉल्यूम चूँकि सबसे बड़े का गिवन है तो हम कह सकते हैं कि V3 हमें गिवन है। ठीक है, 343, तो हमने V2 और V1 फाइंड करना है। ठीक है, अब उसी तरह आप जो चीज़ फाइंड करनी है ना, उनको बारी बारी इसके साथ रिलेट करेंगे V3 के साथ, और प्रोसीड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम पहले लिख लेते हैं, कंसीडर V1, V2 एंड V3 आर द कैपेसिटीज ऑफ स्मॉलेस्ट, मीडियम एंड लार्जेस्ट ड्रिंकिंग ग्लासेस। जो ड्रिंकिंग ग्लासेस हमें गिवन है उसका। अब वर्ज किया, आप पहले V1 फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी सबसे छोटे ग्लास का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं V1 ओवर V3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा कि H1 ओवर H3। 3 को क्यों हम इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमें पता है। अगर 2 करेंगे इस्तेमाल तो 2 वॉल्यूम्स मिसिंग आ जाएंगे, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस फार्मूला के मुताबिक H1 7.5 और H3 10.5। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, V1 ओवर V3 7.5 ओवर 10.5 का क्यूब। V3 की वैल्यू क्या है, 343, और इसको भी आप चाहे तो कैलकुलेटर पर डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डेसिमल में सिंप्लीफाई करना मुश्किल लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैलकुलेटर पर कैसे कर सकते हैं, अगर तो आपके पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, ये वाला, तो फिर तो बड़ा आसान है। फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें, 7.5, और फिर नीचे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करें, लिखें 10.5। तो ये आप देखें आंसर सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में इस तरह दे देगा 5/7। ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरा सिंपल कैलकुलेटर है तो आप फ्रैक्शन में लिखने की बजाय डायरेक्ट डेसिमल में भी लिख सकते हैं आंसर को। तो अब 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। तो इसी तरह ये भी 343 है, तो देखें आपके पास आ जाएगा 125 ओवर 343 मल्टीप्लाई बाय 343। ये इससे देखें कैंसिल हो रहा है, तो V1 आपके पास आ जाएगा 125 मिलीलीटर्स। ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर यूनिट उसने बताया तो मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे आप डेसिमल में ना कन्वर्ट करें, उसकी वजह क्योंकि वो आपको आंसर देगा मतलब कि अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में रखने का ये फ़ायदा है कि ये 2 सेम आ गए तो हम आसानी से कैंसिल कर पाएँ। बस मैं इसी को अगर फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में लिखता हूँ कि ये SD का बटन मैं प्रेस करता, तो ये देखें ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि काफ़ी लंबे डेसिमल्स में आ रहे हैं। जब आप इसे अप्रॉक्सीमेट करके यूज़ करेंगे तो आंसर में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद आप V2 फाइंड करना है, तो V2 और V3 का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि V3 का वॉल्यूम हमें पता है। V2 की हाइट है 9, मतलब जो सेकंड मीडियम ग्लास है उसकी हाइट की बात कर रहा हूँ, और जो बड़ा ग्लास है उसकी हाइट है 10.5। इसको भी आप कैलकुलेटर पे कर लें, V3 की जगह वही वैल्यू आप लिखें, तो ये 6/7 आ जाएगा। बेहतर यही है कि आप इसे इसी तरह फ्रैक्शन में रखें, डेसिमल में ना लेके जाएं। अब ये 6 का क्यूब 216 और 7 का वही आएगा 343। ठीक है, और ये 343 को आप जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो V2 आपके पास आ गया 216 मिलीलीटर। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, टॉय मैन्युफैक्चरर कि एक खिलौने बनाने वाला है, प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स, यानी वो खिलौना गाड़ियाँ बनाता है, विच आर सिमिलर। यहाँ भी उसने बात की है कि सिमिलर है किसके साथ, इन एवरी वे, हर लिहाज से,
टू द एक्चुअल कार, जो असल में गाड़ी है, यानी जो उसका एक्चुअल में मॉडल है ना किसी गाड़ी का, ठीक है, उसके साथ वो बिल्कुल सिमिलर टॉय कार्स बना रहा है। इफ़ द रेशो ऑफ द डोर एरिया, अब जो डोर एरिया किसका, ऑफ मॉडल कार का जो डोर एरिया है उसकी रेशो टू द डोर एरिया ऑफ द कार, जो एक्चुअल कार है उसके साथ। देखिए पहले मॉडल कार के डोर एरिया की बात हो रही है, फिर एक्चुअल कार के एरिया की बात हो रही है, तो रेशो कहाँ से ली जा रही है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की तरफ, ठीक है। इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर हमारे पास टॉय कार है तो 25 सेंटीमीटर जो है ना 2500 सॉरी सेंटीमीटर जो एरिया है उसकी रेशो बनती है एक्चुअल कार के साथ। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे लग रही है, यहाँ पे वो बात कर रहा है डोर एरिया की, ठीक है, एरिया की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो उसने यूनिट साल लिखा है ना वो सेंटीमीटर, वो लेंथ का लिख दिया। यहाँ पे होना चाहिए था 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर टू 2500 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि जो छोटी गाड़ी का डोर एरिया है उसे हम कह सकते हैं A1, और जो बड़ी गाड़ी का डोर एरिया है उसको हम कह लेते हैं A2। तो इनके दरमियान ये जो रेशो बन रही है, यानी हम कह सकते हैं A1 रेशो A2, वो कुछ इस तरह बन रही है 1 रेशो 2500। बहरहाल आप यूनिट से परेशान ना हो, रेशो उसने बता दिए एरियाज़ की। अब पहले पार्ट में कह रहा था रेशो ऑफ दी लेंथ, तो उनकी लेंथ की रेशो निकालनी। पीछे जितने भी मोस्टली हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें लेंथ की रेशो गिवन थी, और हमें बोला जाता था जी कि एरियाज़ की रेशो निकालें या फिर वॉल्यूम्स की रेशो निकालें। अब यहाँ थोड़ा सा काम रिवर्स हुआ है, फार्मूला हमारा वही रहेगा कि एरियाज़ की रेशो इक्वल होगी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है उनकी रेशो के स्क्वेयर के, ठीक है। तो इस फार्मूला के मुताबिक ही हम लिख सकते हैं कि ये जो रेशो है ना 1/2500, मैंने कहा है कि जो दो छोटी मॉडल कार है उसके एरिया को A1 का है और बड़ी को A2 का है, तो 1/2500 जो रेशो है इसी को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ M से परेशान हो, आप चाहे तो 1 ही लिख लें, L1/L2 लिख लें। मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है कि मॉडल कार को LM कह दिया उसकी लेंथ को, और जो एक्चुअल कार है उसकी लेंथ को LA, A फॉर एक्चुअल। अब हमने रेशो निकालनी है, तो उसके लिए मतलब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर हटे। तो LM/LA, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 2500 का स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो 25 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशो आ गई, क्या रेशो आ गई है, मॉडल कार की जो लेंथ है टू द जो एक्चुअल कार की लेंथ है वो। इसको आप रेशो फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, LM/LA इज इक्वल टू 1/50। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, ये A पार्ट हमारा हो गया। द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द पेट्रोल टैंक्स, जो उनके पेट्रोल टैंक्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ की रेशो। अब कैपेसिटी की बात हो रही है तो पीछे भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम्स की रेशो अब हम निकालेंगे V1/V2, और ये किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के क्यूब के, ठीक है। हमने एरियाज़ को यूज़ कर लिया है लेंथ की रेशो फाइंड करने के लिए, अब इसको आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं हम इस फार्मूला में, किसको, लेंथ की रेशो को, ठीक है। अब एरियाज़ की रेशो को नहीं आपने यूज़ करना, लेंथ की रेशो को यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है, हमने ये फार्मूला याद किया है कि वॉल्यूम्स का जो रिलेशन बनाया है वो लेंथ के साथ बनाया है, एरियाज़ के साथ नहीं बनाया। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि मॉडल कार का वॉल्यूम ओवर जो एक्चुअल कार है उसका वॉल्यूम इक्वल 1/50 का क्यूब, यानी कि ये 1/50 अब आपने लिखना है। अब क्यूब ओपन करें, 1 का क्यूब 1 और 50 का क्यूब देखेंगे आपके पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ गया 1,25,000। तो ये रेशो पा रही है 1/1,25,000 की। उसके बाद थर्ड पार्ट, ये हमने बी पार्ट किया, थर्ड पार्ट सी, द विड्थ ऑफ द मॉडल इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। अब हमने लेंथ निकालनी है, विड्थ निकालनी है, ठीक है, या यूँ कह रहे डायमेंशन निकालनी है कि एक्चुअल कार की उसने विड्थ हमें बता दी है, ठीक है। चूँकि हमने जो लेंथ ली है किसकी, मॉडल कार की, उसको L1 कहा है, और जो एक्चुअल कार है उसको LA चले कहा या L2 कहा है, तो इसी मुनासबत से एक्चुअल कार की जो विड्थ है उसे हम WA कहेंगे। तो इनकी रिलेशन अब हमने लिखना है किसके साथ, इसी लेंथ के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। एरियाज़ के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेंथ चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं इसके साथ साथ ज़रा हमारा आसानी से काम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि विड्थ ऑफ मॉडल कार, ठीक है, हमने मॉडल कार की विड्थ फाइंड करनी है, और ओवर विड्थ ऑफ, यानी ये इस तरह बनना था, विड्थ ऑफ मॉडल कार ओवर विड्थ ऑफ एक्चुअल कार इज इक्वल टू 1/50। तो इस तरह में अब जब लेंथ की
या विड्थ की लेंथ के साथ जो हम रेशो लिखते हैं उसमें स्क्वेयर्स या क्यूब यूज़ नहीं करते। ये देखें ये डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ मॉडल कार हम निकाल सकते हैं, अब 0 0 से कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3, यानी कि विड्थ ऑफ मॉडल कार हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में जोड़ दिया। इसके बाद अब इसका लास्ट पार्ट, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया निकालना किसका, एक्चुअल कार का, कि जो एक्चुअल कार का एरिया है, जो पीछे वाली इसकी विंडो है उसका हमने निकालना है। अगर एरिया ऑफ मॉडल का हमें पता हो क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो रिलेशन हम उसी तरह लिखेंगे कि मॉडल कार का एरिया डिवाइड किया एक्चुअल कार के एरिया से, और इनकी जो लेंथ की रेशो थी ना वो हमने लिख ली, क्योंकि हमने डायमेंशंस निकाली हैं 1/50 ये लिख ली, और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा। अब क्या करेंगे, अब सिंपली आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास से देखें तो वही चीज़ आ गई। तो आप डायरेक्टली भी इनको आपस में इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एरिया है देखें, और जो हमें रेशो शुरू में गिवन थी वो भी एरियाज़ की थी। तो बजाय इसके कि आप इनको लेंथ की रेशो के इक्वल रखें, आप डायरेक्टली इनको इक्वल रख सकते हैं। इस तरह ये स्टेप आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर वगैरह सिर्फ नहीं आपने लेना। अब ये 25/3 से मल्टीप्लाई करेगा, ए 1 से आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो ए आ जाएगा 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया ऑफ एक्चुअल कार निकाल लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स, के 2 जार्स हैं, फर्ज कर लें कोई चाय के जार्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेबल आपको पता लगे होते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम वगैरह, प्राइस वगैरह, ठीक है, लिखी होती है। तो उन लेबल्स की बात कर रहा है, और वो क्या दे रहा है, उनके एरियाज़ की रेशो दे रहा है। ऑफ कॉफ़ी इज़ 144:169, यानी कि हमें एरियाज़ की रेशो कुछ इस तरह गिवन है, A1 रेशो A2 इज़ इक्वल टू 144:169। तो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द 2 जार, कि जो 2 जार्स हैं उनकी हाइट की रेशो निकालनी है, यानी H1 रेशो H2 आपने निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, इसी रेशो को आप इस हाइट्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा A1 और A2 किसके इक्वल होगा, L1 कह लें या H1 कह लें, H2 का स्क्वायर। तो 144:169 आप इक्वल रख लें H1 और H2 का स्क्वायर। हमें तो H1 और H2 चाहिए, रेशो चाहिए, सिर्फ ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूल लें। तो देखें ये स्क्वायर रूल से कैंसिल, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 आ जाएगा, 169 भी, तो 12/13 आपके पास ये आ जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रेशो आ गई वो 12/13 आ गई है। इसके बाद बी पार्ट में कहते हैं उनकी कैपेसिटीज़ की। अब कैपेसिटीज़ के लिए जो फार्मूला हमारे पास, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। क्योंकि यहाँ हाइट की हमने रेशो निकाली, तो H1 ओवर H2 आप कह लें इसका क्यूब। अब देखें, आपने ये जो वॉल्यूम्स की रेशो का फार्मूला पढ़ा है वो हाइट्स या लेंथ या डायमेंशंस के साथ पढ़ा है, एरियाज़ के साथ नहीं पढ़ा। हमने ये फार्मूला याद किया। तो अब हमने ये जो शुरू में रेशो गिवन है ना, इसको नहीं यूज़ करना, इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है उनकी हाइट्स की रेशो निकालने के लिए। इसको अब आगे हम यूज़ कर सकते हैं कि V1 ओवर V2, ठीक है, इज़ इक्वल टू इसी 12/13 का क्यूब ले लेना आपने। अब 12 का क्यूब अगर आप लेंगे तो आ जाएगा, एक बड़ा नंबर आएगा 1728, और 13 का क्यूब, तो ये आपके पास रेशो आ गई 1728 रेशो टू 2197। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास टेसिलेशन के टॉपिक के ऊपर है, जो कि काफ़ी इन डिटेल हमने एक्सरसाइज 9.4 में डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो वहाँ भी हमने बात की थी कि टेसिलेशन बेसिकली क्या है, कि पैटर्न होता है शेप्स का, डिफरेंट शेप्स का। एक शेप भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। उनका एक ऐसा पैटर्न होता है, यानी उनको हम इस तरह आपस में जोड़ते हैं कि उनके दरमियान कोई गैप ना रहे, ठीक है, और वो पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि डिफरेंट शेप्स को हमने कुछ इस तरह से जोड़ा है कि उनके दरमियान कोई गैप या कोई हला नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है कि वो पैटर्न जो है वो यानी कि रिपीट हो रहा है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पैटर्न का मतलब भी यही होता है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो शेप्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है टेसिलेशन ऑफ टाइल्स, ये टाइल्स हैं ऑन अ फ्लोर, किसी भी फर्श के ऊपर लगी हुई, हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न।
और रिपीटिंग पैटर्न को यूज़ करते हुए एक टेसिलेशन हमने डिज़ाइन किया जिसमें कोई गैप वगैरह नहीं और शेप्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है यानी जोड़ी गई हैं। अब ये अगर हम एक टेसिलेशन या एक पैटर्न की बात करें इसकी, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इसके बारे में वो कुछ निशानदेही कर रहा है, कह रहा है ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन के, इसमें एक रेगुलर हेक्सागन है। अगर हम इस पे देखें गौर करें तो इसमें रेगुलर हेक्सागन ये बिल्कुल दरमियान में मिडल में बन रही है। इसको मैं बेहतर हाईलाइट कर दूं तो ये हेक्सागन बेसिकली क्या होती है कि जिसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन है ये हमारे पास हेक्सागन है बिल्कुल दरमियान में बन रही। उसके बाद फिर कहता है 6 स्क्वेयर्स, 6 स्क्वेयर्स हैं। स्क्वेयर क्या होती है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। तो ये जो डार्क कलर में आपको नज़र आ रही हैं ये स्क्वेयर्स हैं। इनको अगर आप काउंट करें तो कितनी बनती है? 6। फिर नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि 6 इक्वलेटर ट्राइंगल्स हैं, 6 ही इक्वलेटर ट्राइंगल। इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा 1 2 3 4 5 और 6 इक्वलेटर ट्राइंगल। तो ये समझ ले एक टाइल है जिसमें एक हेक्सागन, 6 स्क्वेयर्स और 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल है। अब क्या नेक्स्ट फाइंड करने को कह रहा है? कहता है फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया किसका फाइंड करना है? ऑफ अ सिंगल पैटर्न। इस एक सिंगल पैटर्न का आपने टोटल एरिया फाइंड करना है। अब टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह की डिफरेंट शेप्स हैं एक पैटर्न में, तीनों का अलग-अलग एरिया निकालें, फिर उन तीनों के एरिया को जमा करें तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि विद द साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन, कि हर पॉलीगॉन चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इन सब की जो साइड लेंथ है ना वो ½ मीटर यानी आधा मीटर, जिसे आप 0.5 मीटर भी कह सकते हैं, ये आपको साइड लेंथ गिवन। तो हम क्या करेंगे कि तीनों का अलग-अलग एरिया फाइंड करेंगे। अब इसमें सबसे जो बेसिक हमारे पास शेप है वो स्क्वायर, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। उसका एरिया निकालने का फार्मूला भी हमें याद रहना चाहिए कि जो भी साइड लेंथ हो, फर्ज किया इसकी साइड लेंथ एस है तो एस का स्क्वायर। तो पहले बेहतर है हम जो हमारे लिए आसान काम है उसको कर ले और बाद में फिर हम जो है वो मुश्किल जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ जाएँ। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 स्क्वेयर्स हैं, तो एक स्क्वायर के एरिया से काम नहीं चलेगा। तो हमें इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसी एस स्क्वायर को, तो मुझे 6 स्क्वेयर्स का एरिया मिल जाएगा। तो बेहतर है आप इकट्ठा ही ये फार्मूला लिख लें, एरिया ऑफ 6 स्क्वेयर 6 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वेयर। एस की जगह वैल्यू 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 6 को जब 1/4 ये सिंप्लीफाई तो हो जाते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी 3/2 आप इसको लिख सकते हैं। आपकी बुक पे आंसर डेसिमल में है तो बेहतर है कि हम इसे डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लें। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, ये हमारे पास 6 स्क्वेयर्स का एरिया आ गया 1.5 मीटर स्क्वेयर। अब हम पहले ट्रायंगल का फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये भी बेसिक शेप है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। लेकिन जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। एस से मुराद उसकी साइड लेंथ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूला को आप यूज़ करके, चूँकि यहाँ भी 6 ट्रायंगल्स है तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमने इनका एरिया निकालना। तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ 6 इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। अब एस की जगह उसकी वैल्यू लिखें, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, 3/2 आ जाएगा। तो एस की जगह वही 1/2 ही लिखेंगे क्योंकि हर शेप का एरिया 1/2 है, सॉरी लेंथ 1/2 है। तो ये मैं 3/2 कर देता हूँ इसको, ये 1/4 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये आएगी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1, ये आया नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। लेकिन आपकी बुक में चूँकि आंसर डेसिमल में है और इसको भी हमने डेसिमल में लिखा है तो इसको भी आप कैलकुलेटर में डेसिमल में कर लें तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.65 मीटर स्क्वायर। ये 6 इक्विलेटर ट्रायंगल का। अब रह गई हमारे पास एक हेक्सागन। हेक्सागन इसको मैं अगर बड़ा करके बनाऊँ कि 6 साइड्स हैं इसमें, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी मौजूद है हमारे पास कि एक हेक्सागन का एरिया निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये है। अगर तो आपको ये याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, आप इसी को यूज़ कर ले। अगर नहीं याद तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है रेगुलर हेक्सागन का। तो इसके सेंटर पॉइंट को जब हम इसके कोनों से वर्टिसेस से जॉइन करते हैं तो ये 6 इक्विलेटर ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटर ट्रायंगल।
तो अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी हेक्सागन का एरिया आ जाता है, यानी कि यही सीन बन जाता है। जो अभी हमने ये देखा ना फार्मूला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यही सीन बन जाता है। इसको देखें सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो ये जो फार्मूला मैंने साइड पे लिखा है यही फार्मूला बनता है। तो चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा ले, चाहे यही प्रोसीजर अपना ले पूरे का पूरा। मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये प्रोसीजर अपनाना है तो ये भी आप अपना सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अब एस की जगह वही 1/2 लिखेंगे, ठीक है। ये यानी ये स्टेप होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आप डायरेक्टली मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास है एक, यानी कि हेक्सागन का एरिया भी वही आया जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का था, ठीक है। अब इन सब को टोटल कर लें कि इसको इसको और ये जो हमने 6 स्क्वायर का एरिया फाइंड किया इन सब का टोटल करते हैं। जब टोटल करेंगे तो 2.8 मीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा। अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि ये वैल्यूज़ हमने अप्रॉक्सीमेट करके लिखी। आपकी बुक पे आंसर गलत है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर वो ये करेक्शंस कर दें। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।